किसी भी मार्केट को उठाने या गिराने के लिए पैसों का फ्लो बहुत बुरी तरह इंजेक्ट करना या निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यानी बाइंग और सेलिंग ज़ोरदार आए, और पैसा तभी आता है जब वहाँ ब्लैक मनी का इनफ्लो किसी तरह से अलाउड होता है। जैसे कितने लोग बोलते हैं कि हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं उठती, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत अपनी जगह। एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपको जितना, अगर आप 100 रुपये का शेयर ले रहे हो तो पूरे 100 रुपीज़ आपने डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। तो उस वजह से वो जो सिर्फ वाइट मनी वाले हैं वही आ सकते हैं जिनके पास ट्रेल मौजूद है। वो ब्लैक मनी वाला बंदा ही भाग जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं, टैक्स नेट हमारा बहुत कम है। तो इसी तरह आते हैं प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर। तो 2016 से पहले प्रॉपर्टी मार्केट तो एक आइडियल थी। तभी आपको पता होगा कि 2010 से लेके 16 तक प्रॉपर्टी मार्केट में एक बहुत बड़ा रेला आया था। कितनी बड़ी थी, तो उसमें बहुत ब्लैक मनी भी पार्क हुआ था, क्योंकि उस दौर में ये होता था कि आपकी जो ऑफिशियल वैल्यू होती थी वो बहुत कम थी और मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी। यानी अगर आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है तो ऑफिशियली आपको शायद 10 लाख समझ लो दिखाने होते थे, 10% या इतना कम अमाउंट दिखाना होता था। लेकिन 2016 से के बाद से FBR वैल्यूएशन में चेंज आया। अगर आप लोगों को याद हो, 2016 के एक रमज़ान था, मुझे पूरा याद है, कि जिसमें ये चेंजेस आई थी, और उसके बाद फिर FBR वैल्यूएशन बढ़ गई। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने 10 करोड़ का प्लॉट लेना है या 8 करोड़ का लेना है, तो अब 4 करोड़ आपको ऑफिशियल दिखाने होंगे, यानी ऑफिशियल पेमेंट करनी होगी। यानी अब यहाँ पर डिस्क्लोजर आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में फिर स्टॉक प्रॉपर्टी मार्केट गिरी थी और बिल्कुल पॉज हो गई थी, और उसके बाद से शायद आज तक हमें वो तेज़ी नज़र नहीं आई। तो उसकी वजह यही थी कि ऑफिशियल वैल्यूएशन बढ़ गई थी। अच्छा, उससे पहले 2016 से पहले DC वैल्यू पे काम होता था, लेकिन 2016 में इन्होंने चेंज की। अच्छा, 2016 में इन्होंने चेंजेस किए और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन रेट से मजीद बढ़ा रहे हैं, और अभी तक बढ़ा रहे हैं ये, राइट। अच्छा, 2016 में इन्होंने इसकी कुछ कैटेगरीज बना दी थी। जैसे पहली तो मैं एक चीज़ बता दूं कि बैंगलोस को ये लोग वैल्यू कर रहे थे स्क्वायर यार्ड्स पे, और जो फ्लैट्स वगैरह हैं वो स्क्वायर फिट के हिसाब से कर रहे थे। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अलग थी, रेजिडेंशियल की अलग थी, शॉप्स की अलग थी, ऑफिस की, सबकी इन्होंने अपनी अपनी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अच्छा, जो प्लॉट्स की इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, स्पेसिफिकली उस पर बात करता हूँ, तो उसमें आपके पास A1 कैटेगरी है, A है, B है, C है, D है, E है, F है, इस तरह है पूरा। तो A1 कैटेगरी में इन्होंने बहुत अच्छे एरिया डाले हैं, जैसे PCHS डाला हुआ है, समझ लें आप, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, लेकिन इन्होंने पूरा डिफेंस उठा के डाल दिया है। अब यहाँ पर एक मसला आ गया, जब इन्होंने पूरे डिफेंस को A1 कैटेगरी में डाल दिया ना, और एक मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि 500 गज का जो ऑफिशियल वैल्यू इन्होंने समझ लें कर दी है 4 करोड़ रुपए अपनी तरफ से, प्लस माइनस, मुझे अभी इतना याद नहीं है, तो प्लस माइनस माफ़ कर दीजिएगा। तो 500 गज के प्लॉट की ऑफिशियल वैल्यू 4 करोड़ डिक्लेयर करना ज़रूरी है, यानी 4 करोड़ आपको वाइट दिखाना, वाइट अमाउंट में पे करना ज़रूरी है। ज़रा सुनना। तो अब वहाँ मसला ये हुआ कि पूरे डिफेंस की वैल्यू एक जैसी नहीं है। चले हम मान लेते हैं कुछ डिफेंस के ऐसे फेजेस हैं जहाँ पे वैल्यू 8-10 करोड़ का भी प्लॉट है, 12 करोड़ का भी है। तो अगर 12 करोड़ मार्केट वैल्यू का प्लॉट है और उसकी ऑफिशियल वैल्यू 4 करोड़ है, तो लोग लेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा पैसा उनका पार्क हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फेजेस हैं, जैसे फेज 8 में शायद मैंने गालिबन साहिल का एरिया है, कौन सा एरिया है, जहां पर मार्केट वैल्यू कम है और ऑफिशियल वैल्यू ज्यादा है। यानी जो ऑफिशियल FBR वैल्यूएशन का टेबल है वो समझ लें 4 करोड़ रुपए शो करता है, और वहाँ प्लॉट 3.5 या 3.25 का हो गया है। यानी कुछ ऐसे प्लॉट है, मेरे ख्याल से गोला कटिंग वाला प्लॉट कहलाता है, जो डेड एंड वाला होता है, या कमर्शियल फेसिंग वाला प्लॉट होता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। इस तरह के कुछ इश्यूज होते हैं। तो अब वहाँ मार्केट वैल्यू कम है और ऑफिशियल वैल्यू ज़्यादा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। एक प्रॉब्लम तो ये कि भाई अगर कोई डील करेगा, तो अगर 3.5 करोड़ की मार्केट वैल्यू है 3.25, तो उसको पहले 4 करोड़ ऑफिशियल देने पड़ेंगे। तो क्या फिर वो सामने वाले बायर से वापस लेगा, यानी सेलर से वापस लेगा, और रिवर्स करनी पड़ेगी उसको ट्रांजेक्शन का कुछ अमाउंट। और सेकंड ये है कि जब इतना बड़ा वाइट अमाउंट शो करना पड़ रहा है, तो समझ लें उन एरियाज में फिर लोग घुसते हुए ही डरते हैं, क्योंकि सारा पैसा उनको पता है हमें वाइट मनी शो करना पड़ेगा। अच्छा, ये वैल्यूएशन उन एरियाज के लिए बहुत अच्छी है, जैसे कुछ एरियाज ऐसे हैं PCHS वगैरह में, जहाँ 500 गज का प्लॉट 10, 12, 13 करोड़, ये डिपेंड करता है, वेरिएशन उधर ज़्यादा है, तो वहाँ तो इसका इनफ्लो है। अच्छा, इसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो 1% एक एडवांस टैक्स देना होता है, 1% ऑफ ऑफिशियल वैल्यू। जो पहले 1% ऑफ ऑफिशियल वैल्यू था, अब 2023 से 2% ऑफ ऑफिशियल वैल्यू हो गया है। हाँ, वो एडजस्टेबल होता है, लेकिन इट्स अ कैश फ्लो। इसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं, तो आपको 1% ऑफ DC वैल्यू का एक टाउन टैक्स देना होता है, 1% ऑफ DC वैल्यू की स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र चार्जेस देने होते हैं, आउट ऑफ द पॉकेट भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ये भी मार्केट का एक कल्चर है, वो अलग से देना पड़ रहा होता है। फिर अभी एक और लॉ में चेंज आया है कि भाई पहले ये होता था कि एक कैपिटल गेन टैक्स सेलर को देना होता था,
कि अगर वो 4 साल के अंदर अंदर बेच दे, खरीदे और 4 साल के अंदर अंदर बेच दे, तो 236C के नाम से एक सेक्शन है, वो देना पड़ता था। लेकिन अब अगर वो 4 साल से ज़्यादा, क्या 15 साल बाद भी बेचे, जितना भी होल्ड कर ले, अब उसको हर हाल में कैपिटल गेन टैक्स देना है। पहले 4 साल बाद बेचते थे तो नहीं देना पड़ता था, अब देना पड़ेगा, चाहे आप जितने साल बाद भी दो। तो सेलर के ऊपर भी आ गया है ये कि वो जो कैपिटल गेन टैक्स है, और बायर के ऊपर भी लगा दिया ये, यानी बायर और सेलर दोनों पे लगा दिया। लेकिन सेलर के ऊपर है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इस तरह है कि जैसे जब खरीदते वक्त अगर ऑफिशियल वैल्यू 1 करोड़ थी और बेचते वक्त 1.5 करोड़ हो गई, तो बस उसको इन्हीं इंक्रीमेंट अमाउंट के ऊपर उसको अल्टीमेटली देना पड़ेगा, बाकी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो बायर है उसको तो हर हाल में 2% ऑफ द ऑफिशियल वैल्यू का ये टैक्स देना ही देना है, तो बायर के ऊपर और मसले हैं। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो सारे प्रॉपर्टी मार्केट पे जो टैक्सेस वगैरह बढ़ रहे हैं ना, ये आईएमएफ की रिक्वायरमेंट भी है भाई, आईएमएफ की पक्की रिक्वायरमेंट है। और अब तो हम ऐसे फंस गए कि हमें आईएमएफ की हर बात माननी होगी। यानी एक बात सोचें भाई, अब हमारे पास और इंडस्ट्रीज बची नहीं है जिस पर हम टैक्स लगाएं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज तो बहुत हद तक बैठ गई हैं भाई, ऑटो इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो हमारी बैठ गई हैं। तो अब बचा ही प्रॉपर्टी मार्केट। इसको यूँ समझें, हम लोग अकाउंटिंग में एक ऐसे ही बच्चों को समझाने के लिए एक चीज़ समझाते हैं, जब गोइंग कंसर्न वगैरह पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनको यूँ बोलते हैं कि भाई एक बंदा था, उसके पास 4-5 चीज़ें थी, एक गाड़ी थी, एक घर था, एक मेज़नाइन फ्लोर था, एक प्लॉट था। तो अब उसने कर्जे लिए हुए थे, तो कर्जे उतारने के लिए पहले उसका प्लॉट बिका, फिर उसका मेज़नाइन फ्लोर बिका, फिर उसका घर बिका, अब उसकी एक गाड़ी बच गई है। तो वो गाड़ी पे हाथ रख के बड़े स्टाइल से बोल रहा है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस गाड़ी को बेचूं। तो अब हम उसको बोलेंगे, भाई अब आपका इरादा गया तेल लेने, अब तो बची है अब तो बची ही है, तो अब तो यही बिकेगी। तो बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट, तो बाहर इस चीज़ को समझें। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आजकल नोटिस की है कि जितनी भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेन है ना, उनमें भी ये चीज़ नज़र आ रही है, वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि हम ये जो ऑफिशियल वैल्यू है इसको बढ़ाएंगे, यानी ऑफिशियल वैल्यू अभी और बढ़ेगी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये ऑफिशियल वैल्यू बढ़नी चाहिए या ये कम होनी चाहिए? देखिए, ऑफिशियल वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ना तो अच्छा है कि इंसान अपनी वाइट वेल्थ डिस्क्लोज करे। अच्छे कंट्रीज़ में तो कंप्लीट अमाउंट वाइट दिखाना पड़ता है, यानी यहाँ अमेरिका में तो आपको कंप्लीट अमाउंट वाइट दिखाना पड़ता है। तो लेकिन अगर ये कम होगी तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मार्केट चलेगी। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए और बताइए कि आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, कि ये ऑफिशियल वैल्यू एफबीआर की बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। उम्मीद है आपको बातें पसंद आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।